जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय जल संसाधन। पिछले वीडियो सेशन में हमने जल संग्रहण और प्रबंधन के अंतर्गत हमने भी जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और जल के रिसाइकलिंग और रीयूज के बारे में हमने जान लिया। उसी जल संरक्षण और प्रबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं जल संभर प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये जाने भी वाटरशेड मैनेजमेंट जल संभर प्रबंधन है वो किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, सामान्य अर्थों में धरातलीय व भूम जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, एक दक्ष प्रबंधन यानी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करना धरातल पर बहने वाले पानी का और जो भूमि के अंदर जो पानी है उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना ही वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। और अधिक विस्तृत रूप से अगर बात करूं तो हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे भूमि है, जल है, पौधे है, जंतु है या मानवीय जो भी संसाधन हैं उन सभी का संरक्षण करना, पुनरुत्पादन करना और सोच समझकर अर्थात विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही कहलाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। अब अगर हम वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं तो क्या फायदा मिलेगा और इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम बहते जल को छोटे बांध बनाकर रोक सकते हैं, एक तो ये काम। दूसरा है भी तालाब, कुएं हैं, उनके द्वारा हम जो जमीन के अंदर का जो पानी है जिसे हम भूम जल कहते हैं उसका संचयन है वो कर सकते हैं, क्योंकि तालाब कुओं में पानी की मात्रा होगी तो वो पानी रिसकर जमीन में भी जाएगा, जिससे भूम जल भूमिगत जो जल है उसके अंदर वृद्धि होगी, वाटर लेवल है वो ऊपर आएगा। तो वाटर शेड मैनेजमेंट को हम इस तरीके से रोक सकते हैं यानी कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारे समाज है, प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच में संतुलन स्थापित करना है। अर्थात एक सतत पोषणीय विकास की बात हो रही है भी हम प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करें भी वर्तमान में हम जो लोग हैं हमें भी वो उपलब्ध होते रहे चीजें, यानी पानी की बात हो रही है यहाँ पर, और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी वो उपलब्ध हो सके। तो इसकी सफलता किस पर डिपेंड करेगी? इसकी सफलता डिपेंड करती है मानव पर, यानी समाज। अगर समाज सहयोग करेगा तो वाटरशेड मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा कामयाब होगा। समाज यानी हम लोग अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो कितने भी नियम कायदे बना ले कुछ भी नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण और प्रबंधन के अंतर्गत जन जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। लोग जागेंगे तभी तो हम प्राकृतिक संसाधन और हमारे बीच के संतुलन को कायम कर पाएंगे, तभी हम तालाब कुएं हैं उनको स्थापित कर पाएंगे, बहते जल को हम बांध बनाकर रोक पाएंगे। अर्थात धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों का तभी कुशल प्रबंधन हो पाएगा जब हम जागेंगे। और अगर हम सोए रहे तो सही मीठा शुद्ध पानी तो वैसे ही बहुत कम हो गया है अब, तो इसका मतलब आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जागना बहुत जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुछ जो एनजीओ है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत से कार्यक्रम भी संचालित किए हुए हैं। थोड़ा सा उनको भी ध्यान में रख लें परीक्षा की दृष्टि से। तो उसमें एक है हरियाली कार्यक्रम। हरियाली कार्यक्रम वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसी प्रकार एक कार्यक्रम और है नीरू मीरू। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है। नीरू मीरू, नीरू मतलब पानी और मीरू मतलब आप, तो यानी
संसाधन और हमारी बात हो रही है, यानी पानी और हमारी बात हो रही है। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किससे है? वाटरशेड मैनेजमेंट से है। और ये किस राज्य में संचालित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर नीरू मीरू कार्यक्रम है वो संचालित है। हरियाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत चलाया जाता है, ग्राम पंचायतों के सहयोग से ही, यानी जनता के सहयोग से ही। इसी प्रकार एक राजस्थान में भी कार्यक्रम चल रहा है, अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में चलने वाला कार्यक्रम है। अरवारी पानी संसद कहां चलता है? अलवर, राजस्थान के अंतर्गत चलता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या किया जाता है? इनके अंतर्गत तालाब की खुदाई की जाती है, यानी गांव में तालाब जोहड़ बनाए जाते हैं और छोटे छोटे बांध है उनका निर्माण है वो किया जाता है, ताकि गांव के सभी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, कुछ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। उन जोहड़ तालाब के अंदर वो मछली पालन है वो कर सकते हैं, तो ये फायदा वहां पर मिल सकता है। आसपास है वो वृक्षारोपण है वहां किया जा सकता है, वृक्षों को पानी उपलब्ध हो जाएगा। और तालाब बांध के अंदर पानी होगा तो पानी रिस कर जमीन में भी जाएगा, जिससे वाटर लेवल है वो भी ऊपर हो जाएगा। और एक और प्यारा प्रश्न है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर घरों के अंदर लोगों को अपने घरों के अंदर जल संग्रहण की संरचना यानी वाटर शेड मैनेजमेंट को लेकर जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो उन्हें अपने घर पर बनाना अनिवार्य है। तो एक बहुत प्यारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल संभर प्रबंधन के तहत कोई न कोई इससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है? तो वो स्टेट है तमिलनाडु। तो आप देख पा रहे हो भी जल संभर प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार है वो भी बराबर अपना जो सहयोग है वो करती है, लेकिन ये तभी कामयाब हो पाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब जनता जागरूक होगी। तो जनता का जागना बहुत जरूरी है, उन्हें समझना ये जरूरी है भी हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए। क्योंकि आज अगर कहते हैं ना भी जल है तो कल है, पानी होगा तभी हम रह पाएंगे। क्या हम पानी के बिना रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और जल संभर प्रबंधन को लेकर अगर संपूर्ण भारत में अगर कोई एक आदर्श उदाहरण अगर कोई आपसे पूछ ले भी यार सबसे बढ़िया वाटर शेड मैनेजमेंट है वो कहां पर है, तो देखिएगा एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और वो है रालेगन सिद्धि गांव। रालेगन सिद्धि गांव जो कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और हम बात कर रहे हैं 1975 से। ध्यान दीजिए, कोई शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो रालेगन सिद्धि गांव को नहीं जानता होगा। क्यों नहीं जाने? इस गांव का संबंध है एक बहुत बड़े समाज सेवी अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे को हर बच्चा बूढ़ा सब जानते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर की दुनिया भी अन्ना हजारे को जानती है। ये वही अन्ना हजारे जो लोकपाल को लेकर सूचना के अधिकार अधिनियम के को लेकर बहुत से आंदोलन किए। तो रालेगन सिद्धि गांव अन्ना हजारे का गांव है। आप सबको मैं बताना चाहूं, अन्ना हजारे आर्मी में थे। जब वो सेना में थे तो लड़ाई के दौरान 2 बार ऐसी सिचुएशन आई थी भी वो मरते मरते बचे थे। तब अन्ना हजारे ने ये सोचा भी यार कब जीवन का पटाखा बच जाए तो क्यों न अब मैं मेरा जितना जीवन बचा हुआ है वो समाज सेवा और देश सेवा में ही लगाऊंगा। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद इसकी नेक काम की समाज सेवा की शुरुआत की उन्होंने अपने गांव रालेगन सिद्धि से। 1975 की ये बात है। महाराष्ट्र का ये वो गांव है जहां अक्सर सूखे की संभावना रहती है, जहां बहुत कम बारिश होती है। 1975 में जब अन्ना हजारे वह आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव आए तो उन्होंने देखा भी गांव के अंदर पीने का जो पानी जिस कुएं से उपलब्ध हो रहा है उस कुएं के अंदर भी दरार आ गई थी, जिससे पीने का पानी है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। बहुत बुरे हालात थे। तो अन्ना हजारे ने लोगों को एकत्रित किया, युवाओं को एकत्रित किया, तरुण मंडल युवाओं का एक समूह बनाया, उन्हें जागृत किया भी किस प्रकार से हम जल को
खराब होने से और जल को किस प्रकार से बचा सकते हैं। जब भी बारिश होती है उस बारिश की एक एक बूंद का संचय हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अन्ना हजारे अपने गांव के लोगों को ये बात समझाने में कामयाब हुए और उन्होंने बहुत सारे कुएं तालाब वहां पर बनाए। और अगर आज वहां कोई रालेगन सिद्धि जाए तो ऐसा प्रतीत होगा भी शायद रेगिस्तान के बीच में ये हरा भरा, ये अरावली, ये हिमालय पर्वतमाला कहाँ से आ गई, जैसे इतना हरा भरा गांव है वो कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है वाटर शेड मैनेजमेंट को। क्या हम अपने इलाके को, अपने गांव को ऐसा नहीं बना सकते? जरूरत है जागरूकता की। कहता हूं ना, हम अक्सर देखते हैं स्कूलों के अंदर बच्चे किस लिए पढ़ते हैं? बच्चे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं बोर्ड में नंबर लाने के लिए। लेकिन क्या पढ़ाई का मतलब, मैं बार बार कहता हूं, क्या सिर्फ नंबर लाना है? नहीं, इसको आत्मसात करना है, अपने जीवन में लागू करना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, सीखी हुई बात को हम जीवन में लागू कर सकें। यही तो एजुकेशन है, यही तो लर्निंग है। शायद आप समझ पा रहे हो भी सिर्फ बोर्ड में नंबर लाने के लिए नहीं, इन चीज़ों से अपने अंदर एक जागृति पैदा करना है। पहले हम स्टार्ट करें, फिर लोगों को जोड़ते जाएं। और देखिएगा, अक्सर आपने एक वो 2 लाइनें सुनी होगी कि मैं तो अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो परीक्षा के लिए तो पढ़ ही रहे हो, अपने जीवन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए भी इसे जरूर है वो लागू कीजिए। उम्मीद करूंगा आप बच्चे इन चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे। तो ये तो था वाटर शेड मैनेजमेंट है वो क्या होता है, क्या उद्देश्य है, कौन से कार्यक्रम हैं, उनकी बात कर ली। अब हम जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर और एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर और बात कर लेते हैं। वो है वर्षा जल संग्रहण अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको कहा जाता है। सबसे पहले वही बात भी किसे कहेंगे, तो इसका मतलब है भी बारिश के पानी को रोकना और उसे भंडार करने की जो विधि होती है, जो तरीके होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फिर है भी अगर हम वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा, एक प्रश्न तो ये बनता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएंगे तो हमें पानी की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी, घरेलू उपयोग की जो पानी की जरूरत है अपनी वो बढ़ जाएगी। अगर हम वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे तो जितना घर में पानी जरूरत है वो तो अपने पास होगा। इससे फायदा क्या होगा, हमें नहरों से, कुओं से, दूसरी जगह से पानी है वो नहीं निकालना पड़ेगा दैनिक जीवन के लिए। और इससे क्या होगा, भूमिगत जल स्तर है, वाटर लेवल है, उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। और वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा तो आपको जब पानी सिंचाई के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो वाटर लेवल ऊपर है तो आपकी बिजली की खपत भी कम होगी जब आप ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे। समझ पा रहे हो ना, भी पानी ऊपर आ जाएगा तो मोटर को जोर कम आएगा भाई। तो हम कह सकते हैं भी भूमिगत जल को निकालने में इससे ऊर्जा की बचत भी होगी। तो पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, हमें ज्यादा पानी मिल पाएगा। वाटर लेवल है उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी, वाटर लेवल में ग्रोथ होगी तो एनर्जी है वो हमारी, उसकी खपत कम होगी। और उसके साथ साथ फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे जो प्रदूषक होते हैं उनको कम करके हम भूमिगत जल की इससे गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। भूमिगत जल की जो क्वालिटी है वो भी इससे बढ़ जाती है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोका जा सकता है, क्योंकि जब हम उस बारिश के पानी को काम में ले लेंगे तो कहाँ मृदा अपरदन होगा, कहाँ उस इलाके में बाढ़ आ पाएगी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं भी वर्षा जल संग्रहण के क्या लाभ हैं और वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है। कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आपको है ना, बात यही रहेगी, थोड़ा सा लिखने के तरीके में फर्क आ जाएगा। अगर प्रश्न लाभ का आ जाए तो ये लिखे हुए हैं ही जो हमने अभी समझे हैं, और अगर प्रश्न आ जाए भी वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है तो उत्तर किस प्रकार से लिखोगे, तो देखिएगा तब आप लिख सकते हो इससे पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है।
सकता है, ये चीजें आ जाएगी। भूमिगत जल स्तर में वृद्धि की जा सकती है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जा सकता है, या ने के लिए भी पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करने के लिए, भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकने के लिए। इन जब इस तरीके से लिखोगे तो वो किसका आंसर हो जाएगा? आवश्यकता का हो जाएगा। जब हमें कोई आवश्यकता होती है तभी तो हम उस काम को करते हैं, और करेंगे तो उससे क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, भी प्रश्न आवश्यकता का आ गया, हमने तो लाभ याद किए थे। हमें चीज को समझना है और लिखने का तरीका सीखना होता है। जरूरी नहीं आपके सिलेबस के अंदर जो थ्योरी लिखी गई है प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग आए, कुछ क्वेश्चन अप्लाइड भी आते हैं, थोड़ी सी भाषा को घुमाकर पूछा जाता है, उत्तर वही होते हैं, बस हमें प्रश्न को अच्छे से समझना होता है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने यहाँ परंपरागत रूप से बहुत से जो मेथड हैं वो अपनाए जाते हैं, जैसे झीलें बना ली जाती है, तालाब हैं, छोटे बड़े तालाब हैं वो बना लिए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो इसके लिए कुंड बनाए जाते हैं जिन्हें टांका भी कहा जाता है, जमीन के अंदर कुएं बना लिए जाते हैं, ऊपर से ढक दिया जाता है उसको, तो वो कुंड या टांका है। तो कुंड या टांका का संबंध किस स्टेट से है? राजस्थान से है। और इसी प्रकार सर्विस कूपों द्वारा घरों की छतों से जल संग्रहण है वो किया जा सकता है। ऊपर की छत जो अपनी जो छत है वहां से पाइप जोड़कर एक जमीन के अंदर कुंड या टांका बना लिया जाता है, बारिश का सारा पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, संचय हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और बड़े समझ की बात है, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको वाटर मैनेजमेंट समझ में आया है वो ये चीजें अपने घरों पर करने लग गए हैं, बड़े खुशी की बात है ये चीज। उसी प्रकार पुनर्भरण कूपों, कूपों मतलब कुओं की बात हो रही है, कूपों द्वारा भी वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है। भी बारिश के पानी को इकट्ठा करो और पहले से जो कुआं बना हुआ है उस कुएं के अंदर डाल दो ताकि वो कुआं है वो पुनः भर जाएगा, तो वो पुनर्भरण कूप हो गया। इसी प्रकार जल संभर प्रबंधन के तहत हमने जो बातें की है द्वारा प्रस्तर कूप यानी जो पक्के कुएं हैं और प्लस चेक डैम, छोटे बांध को चेक डैम कहा जाता है, बनाकर भी जल संग्रहण है वो किया जा सकता है। बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, हम रास्ते में पक्के कुएं बना लें या छोटे छोटे बांध बनाकर उस पानी को रोक लें ताकि हम दैनिक जीवन के लिए भी उसको काम में ले सके, और साथ में उससे क्या होगा, वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, भूमिगत जल ऊपर आ जाएगा, तो उस पानी को निकालने में भी हमें बहुत फायदा है वो मिलता है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हो भी जल संभर प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम जल संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है अच्छे से मैनेजमेंट करने की। और क्या तरीके हो सकते हैं, तो अक्सर आज के टाइम की अगर बात करें तो एक बहुत बढ़िया काम गवर्नमेंट कर सकती है भी जितनी भी हमारी नदियां हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए। क्योंकि आप देखते हो बारिश होती है, कई इलाकों में नदियों में ज़्यादा पानी आने से बाढ़ आ जाती है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बारिश नहीं होने से सूखे की संभावना है वो बनी रहती है। तो जब नदियां आपस में जुड़ जाएगी तो उससे कोई भी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा, और अधिक वर्षा वाले स्थानों से हम पानी को कम वर्षा वाले स्थानों की तरफ है वो भेज पाएंगे। तो ये भविष्य के लिए जल संरक्षण का एक बहुत अच्छा जो हमारी राय है वो हो सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको आनी चाहिए भी हम जल संरक्षण के लिए आपका क्या विचार है, तो हम नदियों को आपस में जोड़कर भी जल को संरक्षित है वो कर सकते हैं। तो ये था जल संरक्षण और प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी, वाटरशेड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इन दोनों को अपनी नोट्स कॉपी में आप उतारिए, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से राष्ट्रीय जल नीति और जल क्रांति के ऊपर बात करते हैं। तब तक आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर के लास्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। पानी को लेकर देश में 2002 में पहली नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई। इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है भी इसमें किन को प्राथमिकता पे रखा गया, प्राथमिकता का क्रम आपको ध्यान में रखना होगा।
जैसे 1 नंबर पे इसको प्राथमिकता दी गई पेयजल, यानी पीने के पानी के ऊपर भी लोगों को पहले पीने का पानी उपलब्ध करवाना है, इसके ऊपर फोकस किया गया। 2 नंबर पे प्राथमिकता रखी सिंचाई, 3 नंबर पे रखी जल शक्ति यानी बिजली बनाने की बात पानी से, 4 नंबर पे नौकायान, 5 नंबर पे औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा पानी और उसके बाद अन्य की बात। एक तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे भी, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंतर्गत पहली प्राथमिकता पानी, दूसरा पानी सिंचाई के लिए मिलेगा, तीसरा पानी बिजली बनाने के लिए, चौथा पानी का क्रम नौकायान के लिए मिलेगा और 5वां है वो औद्योगिक सेक्टर को मिलेगा। अब बात आती है भी इस राष्ट्रीय जल नीति के प्रमुख लक्षण विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिएगा इसमें एक तो यही बात आ जाएगी, जल आवंटन में पहली प्राथमिकता है वो सभी मानव जाति और प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो सबको पेयजल मिले, पीने का पानी मिले, बाद की बातें बाद में है। दूसरी इसकी विशेषता है भी धरातलीय और जो भौम जल है उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए, रेगुलर जांच होनी चाहिए भी कहीं पॉल्यूट तो नहीं हो रही है। तीसरी विशेषता है भी भूमिगत जल के हो रहे शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उचित उपाय है वो हमें अपनाने चाहिए। उसके बाद क्या जल के बचाव हेतु लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है, तो ये जन जागृति की बात आ गई। इसी प्रकार और विशेषता है भी सिंचाई और अन्य कार्यों में पेयजल का सीमित उपयोग करना चाहिए। भी सिंचाई और अन्य कार्य, ये तो सिंचाई और जो बाकी की चीज है ये पेयजल के बाद में प्राथमिकता है, इनके अंदर पीने के पानी का इस्तेमाल है वो इन चीजों में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या सिंचाई और जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसमें पीने के पानी को प्रमुखता होनी चाहिए सिंचाई वाले इलाके में भी जहां पर पानी की समस्या है वो रहती है। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की प्राथमिकता और उसकी कम से कम 4-5 जो विशेषताएं हैं वो आपको बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। और अंत में बात कर लेते हैं जल क्रांति अभियान। क्या है जल क्रांति अभियान? सबसे पहला प्रश्न इसमें यह बनेगा, जल क्रांति अभियान भारत में कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखिए 2015-16 में ये शुरू हुआ, तो इसलिए इसको जल क्रांति अभियान 2015 कह दिया जाता है। 2015-16 के सेशन में इसकी शुरुआत हुई। और उसके अलावा इसमें आपको ध्यान होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई। तो देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। आपको याद है ना अच्छे से कि भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है और पीने के पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन रियल में पानी क्या है, पानी है वो बहुत कम मात्रा में है, पीने के पानी का जो मात्रा है। तो इसलिए देश में हर व्यक्ति को पीने का पानी उचित मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए जल क्रांति अभियान को देश के अंदर शुरुआत है वो इसकी की गई 2015-16 से। तो ये चीज आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो ये था आपका चैप्टर जल संसाधन। इन वीडियो सेशन के माध्यम से आज अपने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। इस लेसन से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, वो आपको सिद्धि विनायक संग्रिया के जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब आप अगर उतारना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उतार लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।